हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, टारगेट सीटेट 2022 की EVS की क्लासेस हमने बहुत पहले शुरू की थी, जिसमें ये हमारी क्लास नंबर 30 रहेगी। इससे पहले हमारी 29 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हमने आपको पूरा सीटेट के लिए EVS NCERT बेस्ड आपका कवर कराया हुआ है। ठीक है, तो आप वो सारी क्लासेस एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम्स देंगे इस बार, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा कवर किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारी क्लास नंबर 30 रहेगी और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। हमने क्लास फर्स्ट में पूरा EVS के बेस से शुरू किया था, मतलब जो बेसिक होता है, थीम्स से क्वेश्चन बनता है आपका, तो वहाँ से शुरू किया था। और आपने थीम पढ़ी होंगी पर्यावरण अध्ययन की, वहाँ पर की 6 थीमें और 4 उप थीमें होती हैं, तो आपने एक थीम पढ़ी होगी, चीज़ें हम जो कैसे बनाते या सोचते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर यही टॉपिक है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये EVS का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन तो आपके पेडागॉजी बेस्ड बनते हैं, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन या 3 भी कभी कभी बन जाते हैं आपके, मतलब पॉइंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कह देंगे कि निम्न में से कौन सी वह विधि है जिसके द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग किया जाता है, या फिर भूसे से दाने को अलग करना क्या कहलाता है। मतलब पदार्थ की पृथक्करण की विधियों से एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, और पदार्थ तत्व यौगिक क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये साइंस वाला टॉपिक रहेगा, लेकिन आपके यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये टॉपिक जो है रटना नहीं है, बस समझते हुए चलना है। तो एक बार इस टॉपिक को जिसने भी अच्छे से पढ़ा, उसका कोई भी यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हाउ वी मेक थिंग। ठीक है, तो देख लेते हैं चीज़ें हम जो जानते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और परीक्षण युक्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और आज का जो प्राणी है वो पूर्ण रूप से मतलब विज्ञान पर डिपेंड है। मतलब जो वर्तमान समय में जो विज्ञान है वो मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकता बन गया है, ये भी सभी को पता होगा। ठीक है, संसार की प्रत्येक वस्तु का विभाजन हम किस रूप में करते हैं, तो ठोस, द्रव और गैस के रूप में करते हैं। कोई भी वस्तु हो, यदि हमें उसे क्या करना है, विभाजित करना है कि ये ठोस है, द्रव है या गैस है, तो उसे हम किस रूप में विभाजित करते हैं, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। मान के चलिए कोई वस्तु कठोर है तो उसे हम ठोस कह देते हैं। यदि कोई वस्तु तरल है, जैसे पानी है, ठीक है, जल है, तो इसे हम द्रव कह देंगे। या कोई वस्तु वाष्प के रूप में है तो उसे हम गैस कह देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम वस्तुओं को क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी वस्तु को हम किस रूप में विभाजित कर सकते हैं। ऑप्शन दे देंगे ठोस, द्रव और गैस के रूप में। अदर ऑप्शन दे देंगे पदार्थ, तत्व, यौगिक के रूप में। तो आपको पता होना चाहिए संसार की कोई भी वस्तु हो उसे हम किस रूप में विभाजित करते हैं, तो ठोस, द्रव और गैस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान के आधार पर प्राचीन काल से ही हम पहिया बनाना, चाक द्वारा विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाना, औजार बनाना, कृषि कार्य करना इत्यादि हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर पेडागॉजी वाला क्वेश्चन बनेगा, तो आपकी समझ पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से उसका आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन गलत करने होते हैं और एक ऑप्शन सही देखना होता है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आपकी पेडागॉजी पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपका फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर पदार्थ क्या होता है। तो ये भी यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं पदार्थ। अब विश्व की कोई भी वस्तु जो एक निश्चित स्थान, यहाँ पर मिसप्रिंट है, निश्चित स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। मान के चलिए ये कोई डिब्बा है, ठीक है, तो ये क्या है, एक निश्चित स्थान पर है और इसका कोई द्रव्यमान भी है, तो इसे क्या कहेंगे, हम पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थ जो होते हैं, आकार, आकृति और बनावट में इनमें अंतर हो सकता है। ठीक है, कैसे, मान के चलिए ये डिब्बा इतनी साइज का है, फिर एक डिब्बा इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा। ठीक है, तो ये तो आकार में, आकृति में, मतलब ये चौकोर डिब्बा है, कोई इस तरह से डिब्बा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी आकार में, आकृति और बनावट में अंतर होता है पदार्थों की। नेक्स्ट है, जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम करते हैं, पत्थर, बादल, तारे, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद सभी पदार्थ की श्रेणी में आएंगे। ये नहीं कि केवल ठोस वस्तुएं ही पदार्थ में आएंगी, नहीं, तरल पदार्थ भी यहाँ पर हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पानी की बूंद भी एक पदार्थ होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये हुआ पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि संसार की कोई भी वस्तु हो जो एक निश्चित स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है।
अब हम देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप एवं अभिलाक्षणिक गुण। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो पेडागोजी वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है। तो याद रखना, पदार्थ का भौतिक स्वरूप और अभिलाक्षणिक गुण जो है वो निम्न है। सबसे पहले पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, और कणों को हम विभाजित नहीं कर सकते, ये तो आपको पता होगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है। जैसे मान के चलिए पानी है, पानी की बूंदें हैं, ठीक है, तो इनके बीच में रिक्त स्थान होगा, और जब ये बिल्कुल सटकर, एक दूसरे से सटकर और मिलकर क्या बना लेंगी, एक निश्चित स्थान घेर लेंगी, और क्या करेंगी, इनकी एक आकृति भी होगी, तो ये क्या होगा, पदार्थ होगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, बिल्कुल, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब ये बूंदें आकर्षित करेंगी तो जुड़ जाएंगी, और जुड़कर एक गिलास में मतलब इस तरह से इनका एक आकृति बन जाएगी, ठीक है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान भी होता है, और पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होंगी, वर्तमान में 5 अवस्थाएं मानी जाने लगी हैं, लेकिन जो प्राचीन काल से हमने पढ़ी हुई हैं वही आपको याद रखनी है कि जो पदार्थ है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं उसकी कणों की विशेषताओं के कारण होती हैं। यदि कण बिल्कुल सटे हुए हैं तो ठोस हो जाएगा, यदि तरल अवस्था में है तो द्रव हो जाएगा, और वाष्प के रूप में है तो गैस हो जाएगा, ठीक है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठोस, द्रव और गैस। वर्तमान में 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं, एक प्लाज्मा अवस्था हो गई है, ठीक है। इसके बाद एक और है, तो हमें वो नहीं देखनी, बस अभी वर्तमान में जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं वही अवस्थाएं हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है, मतलब आकार भी होगा और आयतन भी होगा, वो क्या कहलाएगी, ठोस कहलाएगी, ठीक है। इस अवस्था में बाहरी बल लगाने पर भी अपने आकार को ये बनाए रखता है। मान के चलिए कोई कठोर वस्तु, मान के चलिए एक ईंट का टुकड़ा है, ईंट हो गई, ठीक है, तो इसका एक आकार भी है और आयतन भी है इसका, तो ये क्या कहलाएगी, ठोस कहलाएगी। और यदि हम इस पर कोई बाहर से बल लगाएंगे फिर भी ये अपने आकार को बनाए रखेगी, ना कि बदलेगी, ठीक है। तो बल लगाने पर ठोस वस्तुएं टूट सकती हैं, लेकिन इनका आकार कभी नहीं बदलता। यदि हम बहुत तेज़ी से इस पर बल लगाएंगे तो यहाँ से ये टूट जाएगी, लेकिन इनका आकार नहीं बदलेगा, आकार वही रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, पूछ सकते हैं कि वह पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, तो वह ठोस अवस्था कहलाती है, ठीक है। जैसे ईंट है, पत्थर, लकड़ी, बर्फ, ये क्या होगा, हमारा ठोस अवस्था होगी। नेक्स्ट है द्रव अवस्था। द्रव का आकार अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन निश्चित होगा। मान के चलिए ये कोई जल है, ठीक है, तो यहाँ पर जल भरा हुआ है, तो इसका आकार अनिश्चित हो सकता है, मतलब ये इस तरह का गिलास था तो इतना जल है, यदि कोई इस तरह का मतलब गिलास ले लेंगे तो इसका आकार बदल जाएगा, लेकिन जो आयतन होगा वो निश्चित रहेगा, मतलब जितना इसमें है इतना ही जल इसमें है, ठीक है, तो ये निश्चित होता है। तो याद रखना, जिसका आकार क्या होगा, अनिश्चित, और आयतन निश्चित, वह क्या कहलाती है, हमारी द्रव अवस्था कहलाती है। लेकिन जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो हमारी ठोस अवस्था होती है। फिर दिया है इसमें, जिस पात्र में इन्हें रखा जाता है ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। वही हमने अभी बताया, यहाँ पर इस तरह का गिलास है, यहाँ पर दूसरे आकार का गिलास है, तो इसका आकार जो है वो जिस आकार का गिलास होगा उसी आकार का क्या कर लेगा, आकार ग्रहण कर लेगा, ठीक है। पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, जल मान के चलिए तो इसमें बहाव होगा, ठीक है, और इनका आकार बदलता है, इसीलिए इसीलिए तरल होते हैं, मतलब यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसीलिए क्या होते हैं, तरल। मान के चलिए जल है, यहाँ पर उदाहरण दूध, तेल, ये सभी तरल पदार्थ हैं, और तरल पदार्थ द्रव अवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैस अवस्था। तो इसका ना तो आकार और ना ही आयतन, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो जिसका आकार और आयतन अनिश्चित हो वो क्या होती है, गैस। जैसे हवा, हाइड्रोजन, ना तो इसका कोई आकार है ना ही कोई इसका आयतन है, तो ये क्या होगी, गैस अवस्था। तो आपको याद रखना है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो वो ठोस होगा, जिसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित हो वो द्रव अवस्था, और जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो वो गैस अवस्था, ठीक है। अब देख लेते हैं ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यदि क्वेश्चन बनेगा तो पूछ लेगा कि निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रहता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा जल।
जल तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। यदि ठोस की बात करें, ठोस रूप में है तो वो बर्फ जो है वो ठोस रूप में होगा। जल जो है वो द्रव है। और जल वाष्प यदि बन के उड़ रहा है जल तो वो होगा गैस। ठीक है, तो याद रखना जल तीनों अवस्थाओं में, ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में होता है, द्रव अवस्था में जल के रूप में होता है और गैस के रूप में गैस अवस्था में जल वाष्प के रूप में होता है। तो जल तीनों अवस्था में रह सकता है। नोट पॉइंट है ये। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं तत्व क्या होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले यदि पूछ लेगा कि तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया, तो याद रखना रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक रहे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। अब आप कहेंगे पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, इनमें अंतर क्या होता है। तो याद रखना जिसका मतलब पदार्थ हमने अभी क्या पढ़ा, जो कोई निश्चित स्थान घेरे और जिसका द्रव्यमान हो वो तो हमारा क्या होता है, पदार्थ। लेकिन तत्व देख लेते हैं। फ्रांस के एक रसायनज्ञ रहे एंटोनी लॉरेंस लेवासिये ने सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। शब्द का प्रयोग तो रॉबर्ट बॉयल ने किया, लेकिन प्रयोग किसने किया, तो एंटोनी लॉरेंट लेवासिये ने। ठीक है, अब देखते हैं इनके अनुसार तत्व क्या होते हैं। तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, पदार्थ का मूल रूप, ठीक है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया द्वारा इसे हम बदल नहीं सकते हैं, वो क्या होता है, तत्व होता है। देखते हैं तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। आपने पढ़ा होगा धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं। ठीक है, मेंडल की आवर्त सारणी जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं और उपधातुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो तत्वों को किस रूप में, धातु, अधातु और उपधातु के रूप में, जबकि पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब हम देखेंगे यौगिक क्या होता है। मतलब पदार्थ क्या होता है, जिसका आकार निश्चित और आयतन होता है, मतलब जो स्थान घेरता है। लेकिन तत्व क्या होते हैं, पदार्थ की मूल अवस्था होती जिसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अब दिया है यहाँ पर यौगिक। तो यौगिक क्या होता है देख लेते हैं। यौगिक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। मतलब एक पदार्थ तो होता है यौगिक, लेकिन यह दो या दो से अधिक तत्वों के अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना, मतलब जुड़कर बना होता है। जैसे मान के चलिए यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। अब देखते हैं, जैसे जल पूछ लेगा, जल है, आपसे क्वेश्चन करेगा कि जल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ऑप्शन में दे देगा पदार्थ है, तत्व है, यौगिक है। तो आपको जब पता होगा कि जल क्या है तभी तो आप बता पाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, तो जल क्या होता है, एक यौगिक होता, क्यों होता है तो आपको बता दें यहाँ पर H2O। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या की गई है कि जो दो या दो से अधिक तत्व, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु है, तो इनसे मिलकर बना है। इस कारण से क्या है, हमारा यौगिक है। जो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है और हाइड्रोजन स्वयं जलता है, लेकिन ये दोनों यौगिक जो है मिलकर आग बुझाने का गुण रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा जल एक यौगिक होता है। तो यौगिक याद रखना, यौगिक होता तो पदार्थ है, लेकिन यह दो या दो से अधिक तत्वों के अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से, और यहाँ पर जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन का एक अणु है, और ये दोनों मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे हम जल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि हमारा पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों, याद रखना तत्व भी आपको पता चल गया यहाँ पर, यौगिक भी। तो यहाँ पर मिश्रण क्या होगा, तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को जब हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब आप याद रखना, जैसे हवा, मिट्टी आदि क्या है, मिश्रण है। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ शामिल हो सकते हैं, तो ये भी याद रखना। तो हवा है मान के चलिए, तो इसमें मतलब तत्व और यौगिक हो सकते हैं और इनका अनुपात निश्चित होगा। मिट्टी, ठीक है, तो ये सभी मिश्रण का कार्य करते हैं। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं समांगी मिश्रण और एक होते हैं विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण जो अवयव निश्चित अनुपात में यदि मिले हैं तो वो समांगी मिश्रण होगा, और यदि अवयव अनिश्चित अनुपात में मिले हुए हैं तो वो विषमांगी मिश्रण होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या,
यहाँ पर सबसे पहले पदार्थ, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम देखते हैं अम्ल और क्षार। कभी कभी पूछ लेता है इस तरह से क्वेश्चन कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या कहलाते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार या उदासीन होते हैं। 7 से कम है तो क्या होगा, किसका पीएच मान कितना होता है। या फिर इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, और एक क्वेश्चन आपके अम्ल से बनते ही हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अम्ल व क्षार क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, स्वाद में कैसे हो, खट्टे, वो क्या होंगे, अम्ल होंगे। तो इस तरह से भी आपका ऑप्शन देकर पूछ सकते हैं कि अम्ल होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे अथवा जिनमें अम्ल की उपस्थिति होती है। ये छूने में चिकने नहीं होते हैं। ठीक है, छूने में चिकने नहीं होते, ये भी आपको याद रखना है। तो स्वाद में खट्टे लेकिन छूने में चिकने नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते, अम्ल। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है, कह देंगे अम्ल निम्न में से कौन सा कार्य करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता। तो यहाँ पर याद रखना अम्ल में ला बाद में है और यहाँ पर भी लाल बाद में है, ला। ठीक है, तो ला से लाल, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और चिकने नहीं होते हैं, और पीएच मान इनका 7 से कम होता है। आपको पता होगा पीएच मान की खोज सोरेनसन ने की थी और इन्होंने 3 प्रकार से बताया था कि जिनका मान 7 से कम होगा वो अम्ल होंगे, जिनका मान 0 होगा वो उदासीन होंगे, और जिनका मान 7 से अधिक होगा वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अम्ल और उनसे संबंधित पदार्थ। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे। ठीक है, जैसे कह देंगे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल। संतरे में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। मौसमी में, मतलब जो मौसम्बी होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। तो बस आपको याद रखना है सभी खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर सिरका पूछ लेता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल। लाल चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स जो आते हैं इनमें कार्बनिक अम्ल होते हैं। इसके बाद आपका इमली अंगूर, इमली अंगूर में टार्टरिक अम्ल होते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सेव में मैलिक अम्ल होता है। सेव में कौन सा अम्ल होता है, मैलिक अम्ल। नेक्स्ट है मूत्र जो होता है इसमें यूरिक अम्ल होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, यदि क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनता है। और यह ना केवल टेट्स एग्जाम्स में बल्कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये सारे अम्ल और किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब हम देखते हैं क्षार। क्षार क्या होते हैं, ठीक है, तो वे पदार्थ जो कड़वे होते हैं और जिनका स्वाद कड़वा होता है, तो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तथा जिनमें क्षार की उपस्थिति होती है और ये छूने में चिकने होते हैं, वो अम्ल जो हैं वो छूने में चिकने नहीं बल्कि खुरदरे होते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो छूने में चिकने होते हैं। और ये क्या करेंगे, उसका उल्टा हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद पदार्थों का पृथक्करण, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि आपको बोरियत भी ना हो और यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पदार्थों का पृथक्करण, इसकी विधियाँ जो होती हैं, जैसे अवसादन क्या होता है, तलघटन क्या होता है, निस्तारण निथारना क्या होता है, इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पिछली बार पूछा गया था जो आपका टेट एग्जाम्स हुआ था सीटेट का निष्पावन से। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। और पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। इसके बाद चीज़ें हम जो जानते हैं, तो आपको फर्स्ट क्लास से यहाँ पर सारी क्लासें देखनी है, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक से कराया हुआ है हमने ईवीएस, और पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पर आधारित है। तो आप एक बार सारी क्लासों को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, हमने आवास भी पढ़ाए हुए हैं आपको। इसके बाद कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, किसके निवास स्थान को क्या कहते हैं, पूरा जानवर वाला टॉपिक पढ़ाया है। हाथी क्या होता है, स्लॉथ क्या होता है। ठीक है, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। कुछ हमारे जो टॉपिक हैं वो रह गए हैं, वो कंप्लीट कर लें। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगवाएंगे, ताकि आपके मतलब एक प्रकार की समझ विकसित हो सके कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और हमें आंसर कैसे लगाने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।